Rational terms in a binomial expansion of x to the power 1 by p plus y to the power 1 by q whole power n. Number of rational terms in binomial expansion of x to the power 1 by p plus y to the power 1 by q whole power n. लिख लिए? चलो एक सवाल लिखो. पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं. फाइंड नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स. फाइंड नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन 5 to the power 1 by 2, 5 to the power 1 by 2 plus 3 power 1 by 6 whole power 96, 3 power 1 by 6 whole power 96. इसके एक्सपांसन में नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स बताने हमें. रेशनल टर्म्स मतलब जिसके पावर जो है 1 by 2, 1 by 3 ऐसे वाले ना हो. रेशनल समझते हो ना, p by q के फॉर्म में जो भी है. ठीक है, बताना है कि ऐसा कितना टर्म आने वाला है. ध्यान से सुनो, पुरानी बातें याद करो एक बार सब लोग वापस से. इसका जनरल टर्म मैं सबसे पहले लिखता हूं, tr+1. याद है सबको? क्या होता था? 96c r 5 पावर 1 by 2 पावर क्या लिख सकते हैं? 96 माइनस r और 3 पावर 1 by 6 पावर क्या लिख सकता हूं? r. कोई दिक्कत? हमने इसको लिखा 96cr 5 to the power 2 को इधर भेज दूं तो 5 to the power में क्या मिलने वाला है? 2 डिवाइड होगा ना, 48 माइनस r by 2 और यहां मिलेगा 3 to the power r by 6. सुनते जाओ. मैंने तुमको बताया था कि एनसीआर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर निकल के आता है. एनसीआर कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकता है. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर. इससे कोई दिक्कत नहीं है. 5 to the power अगर 48 माइनस r by 2 में से अगर इमेजिन करो, अगर ये वैल्यू कोई इंटीजर आ जाता है, ऐसे सोच के देखो, 5 के पावर में कुछ भी इंटीजर आ जाता है तो क्या ये हमेशा रेशनल बनेगा? हमेशा रेशनल रहेगा ये. और यहाँ 3 के पावर में अगर इंटीजर आ जाता है, समझ रहे हो? इंटीजर कहने का मतलब r का वैल्यू 0 हो जाए, 6 हो जाए, 12 हो जाए, ये कैंसिल करके उसको पावर 1 2 3 ऐसा मिलने लग जाए तो ये भी रेशनल होगा. रेशनल 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 पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा. तो रेशनल बनाने के लिए सबसे पहले दिमाग में देखो कि ये पूरा इंटीजर होना चाहिए. ये इंटीजर होने के लिए 48 तो है ही. 48 माइनस इंटीजर, अगर ये इंटीजर हो जाए तो काम हो जाए r by 2 और दूसरा r by 6. यानी कि r by 2 और r by 6 को क्या होना पड़ेगा? इंटीजर होना पड़ेगा. क्या होना पड़ेगा? इंटीजर होना पड़ेगा. इमेजिन करके देखो, r का वैल्यू हमारे पास कहां से कहां तक होता है? हमेशा याद रखना, r का वैल्यू 0 से n तक वेरी करता है. NCR में देखते हो ना, NC0, NC1, NC2 कहां तक जाता है? NCn तक जाता है. तो नीचे जो r का वैल्यू होता है वो 0 से लेके n तक अवेलेबल होता है अपने पास. जैसे n का वैल्यू अगर 96 है तो ये r का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से लेके 96 तक हो सकता है. अब मुझे क्या करना है? r by 2 को सपोज मुझे इंटीजर बनाना है. सोच के देखो, r by 2 को मुझे क्या करना है? इंटीजर बनाना है. तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है. कहां तक? 96 तक. सिमिलरली इमेजिन करके देखो कि r by 6 को भी मुझे इंटीजर बनाना है. r by 6 भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए. तो r का वैल्यू यहां क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, डॉट 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 96 तक. अब इंटीजर ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए. यानी कि r का वैल्यू ये और ये. तो एक काम करते हैं, दोनों का कॉमन वैल्यू ले ले तो काम हो जाएगा. अगर r का दोनों में से जो कॉमन वैल्यू है उसको चूज कर लिया तो दोनों इंटीजर बन जाएगा. तो अगर इसको इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, तो बताओ फ्रॉम 1 and 2 r कॉमन, r का कॉमन वैल्यू क्या क्या होगा? 0 दिख रहा है सबको? 6 दिख रहा है? अगला क्या होएगा? ये दोनों एपी है. ध्यान से देखो, ये दोनों एपी है. एपी का कॉमन टर्म्स भी एक एपी होता है. याद करो, एपी का कॉमन टर्म्स भी एक एपी होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस, दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम. इसका कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है? 2. यानी कि r कॉमन ये एक एपी बनेगा जिसका कॉमन डिफरेंस जो होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है और इसका कॉमन डिफरेंस 6 है. 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 6 ही होता है. तो 0 6, अगला क्या आएगा? 12, अगला क्या आएगा? 18. कहां तक?
96 तक जाएगा ये? अरे जाएगा क्या? अब फील करके देख लो, आर का कितना वैल्यू पॉसिबल है, नंबर ऑफ आर, ये कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना आता है एपी का, एल माइनस ए, याद करो 96 माइनस 0 डिवाइडेड बाई डी, 6 प्लस 1 कितना आएगा, 16 प्लस 1 17 आएगा क्या, 17 एपी का नंबर ऑफ टर्म्स है, ये फॉर्मूला है ये, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स का, एल माइनस ए बाई डी प्लस 1, ड्रॉपर वालों को नहीं पता होगा, कुछ दिन में पता लग जाएगा, मैं लिख देता हूं कहीं साइड में। एपी के लिए नंबर ऑफ टर्म्स होता है एल माइनस ए बाई डी प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स, एल इज लास्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कितना आया 17, तो आर का जितना वैल्यू पॉसिबल है उतना रेशनल टर्म पॉसिबल होगा। आर का वैल्यू 0 उठा के रखोगे वहां पे तो एक रेशनल टर्म मिल जाएगा, 6 रखोगे तो दूसरा मिल जाएगा, 12 रखोगे तो तीसरा मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितने हो गए भाई, 17। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द एक्चुअल मेथड किसी बाइनोमियल एक्सपांशन में नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स निकालने के लिए, नोट करो। ये है आम जिंदगी, अभी आएगा मिनटों जिंदगी। बहुत दुखी हूं मैं आज, नहीं कैसा दुखी दुखी सा, जैसे लड़की छोड़ के चली गई है ना। सही पकड़े हैं। तबीयत क्या हो गया रे तुम लोग को, कोई बोल रहा है दुखी हूँ, कोई बोल रहा है तबीयत खराब है। अरे मत पूछ भाई, क्या बताऊं, मतलब आंसू निकल रहे मेरे, दिख नहीं रहा है तुमको। नहीं मैं तो पढ़ाऊंगा। तेरे घर मुर्गा बन रहा है ना, अभी क्लास लेके चलेंगे हम लोग, मुर्गा खा के आएंगे भाई। शादी में भी जा सकते हैं, दो ऑप्शन है आज तो। शादी में मटन मिलेगा ना? एसएमएस शादी है ना, एसएमएस, हाँ तो मटन मिलेगा। शादी नहीं एक्चुअली, रिंग सेरेमनी है। तू पता कर पहले। हमें रिंग विंग से मतलब नहीं है। मटन रात में भी एक उसमें मिलेगा पक्का, वो होटल में। होटल में है? कौन सा होटल में? वो हाथी का मैं भूल गया। ठीक, पता करके रिपोर्ट सबमिट करना तुम। तुलसी खाना मत बनाना आज, भात दाल आलू खा के बेचारा परेशान हो गया है वो भी। कुछ जिंदगी में हैं? हाँ यहाँ पे ना मेरे एक दोस्त का होने वाला है, तो मेरा दोस्त का तेरा कौन सा दोस्त है वे शादी कर रहा है? तो जाएगा हम लोग कब वो ये नहीं बोल रहा प्रॉब्लम। चलो भाई एक्टिविटी ले लो। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ पी क्यू, एलसीएम ऑफ पी क्यू, इसका बॉक्स प्लस 1 आंसर। क्यों? जिंदगी बनाए आसान ना, ये होता ZBA बोल के अच्छा नहीं लग रहा है ना? ये भी बात है, लेकिन अच्छा लगता है सर, ये वाला चीज ही पसंद आता है। इसमें देखो एक बात का ख्याल रखना है इस सीबीटी को लगाने से पहले, क्या कि N should be divisible by at least 1 P और Q, दोनों में से कम एक से डिविजिबल होना चाहिए N। तो ये सीबीटी सही आंसर देता है, वरना गलत भी दे सकता है, इस बात का ख्याल रखें।
अगर नहीं है डिविजिबल तो कृपया ये मेथड फॉलो करें जो मैंने आपको बताया। चलो बताओ, जैसे ये वाला सवाल था, देखो यहाँ पे लग जाएगा 96 2 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है ना। तो इसका डायरेक्ट नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स लिखते हैं, कितना 96 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ 2q, 2 और 3। इसका बॉक्स समझते हो ना, +1, ये बॉक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, साइड में लिख लेना। तो 96/6 कितना 16, और 16 का बॉक्स 16 +1, ये देखो आंसर 17। ठीक है कि नहीं? कोमा में चला गया कुछ लोग सीबीटी देख के। एक सवाल है √2 + 3 to the power 1/5 होल पावर 10, फाइंड नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। कितना 2 होगा, 3 होगा, उसका वैल्यू पूछ ले तो वो भी निकालना पड़ेगा आपको, फिर तो आपको लगाना है। अगर सिर्फ नंबर पूछे तो दिक्कत नहीं है, अगर उन टर्म्स का वैल्यू पूछ लेना फिर एक्चुअल मेथड पे आपको जाना ही पड़ेगा, कौन सा टर्म है ये पता करने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर सिर्फ नंबर पूछता तो क्या लिखते बताओ, 10 डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ, ये पावर में 1/2 है ना, 1/2 है, तो एलसीएम ऑफ 2 and 5, इसका बॉक्स +1, तो ऐसा लग रहा है 10/10, 1 + 1 है ना 2। तो ये तो पता लग गया कि 2 रेशनल टर्म हो गया। पूछता कि तुमसे कौन कौन, उसका वैल्यू निकालो। तो भाई कोई उपाय नहीं है, अपने ट्रेडिशनल मेथड पे आना पड़ेगा, आपको TR+1 लिखना होगा। बताओ क्या लिखें, TR+1 बोलो, 10CR 2 पावर 1/2 पावर 10 - R 3 पावर 1/5 पावर R। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 10CR 2 to the power क्या 5 - R/2 और 3 पावर R/5, क्या R/2 R/5 को इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है। तो R/2 को इंटीजर होने के लिए R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 2 4 6 8 और 10 तक ही जा सकते हैं इस बार। और R/5 को इंटीजर होने के लिए R का वैल्यू क्या, 0 and 5 and 10, अरे बोलो 0 5 and 10। R का कॉमन वैल्यू कितना आएगा, 0 and 10, दिखा। तो फ्रॉम 1 and 2 R कॉमन इज एक तो 0 and एक 10। तो देखो यहां से भी दिख रहा है 2 रेशनल टर्म, कौन कौन, दो रेशनल टर्म है, कौन कौन, अरे गधे वो तो R का वैल्यू है। विच टर्म इज रेशनल, एक तो फर्स्ट टर्म, अरे R 0 है मतलब कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म, और R 10 है मतलब 11th टर्म। यानी कि कौन कौन सा टर्म, एक T1 और एक T11। हो सकता है इनका वैल्यू भी पूछे तुमसे, तो क्या हम लिख सकते हैं T1 को कैसे लिखते थे, T0 + 1, भूल गए क्या, नहीं तो R का वैल्यू 0 उठा के यहां रख दो, सेम ही चीज है ना। क्या बनता, 10C 0, चलो भाई मैं यहां से लिखता हूं 10C 0 2 पावर 1/2 पावर 10 - 0 और 3 पावर 1/5 पावर कितना 0। बताओ कितना आ रहा है, 10C 0 1 हो गया, और ये देखो 2 से गया 5, 2 to the power 5 दिख रहा है, और ये तो 1 हो जाएगा। तो देखो 2 to the power 5 32, रेशनल है कि नहीं। और एक कौन सा होता है, T11 को क्या लिखते हैं हम, T10 + 1, निकाल लो इसका वैल्यू, देखो वो भी रेशनल आएगा, निकाल के देखो। तो कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन कौन सा टर्म रेशनल है, तो उसके लिए तुमको R का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उसका वैल्यू पूछ ले तो वो टर्म भी निकाल के दिखा देना कि भैया ये टर्म है रेशनल। तो सिर्फ नंबर बताने के लिए सीबीटी है अपने पास, बट एक्चुअल टर्म निकालने के लिए कोई उपाय नहीं है। बहुत लोग सोच रहे होंगे R 0 10 हुआ तो T1 T11 कैसे हो गया,
बताया था आर जितना होता है टर्म उससे एक ज्यादा होता है। तुम बैग में ऐसा क्या भर के लाए? बम वम लेके आया क्या? बैग ऐसे ऐसे टाइट टाइट बैग लेके आए तुम? इतना बुक लगता है बचपन में पैदा हुआ था तब खरीदा था, तब से आज तक यही चला रहा है ये। छोटा बैग अच्छा लगता है तो मेरा वाला बैग ले ले, लाल वाला। स्कूल में ले जाएगा ऐसा? स्कूल में मैं सिर्फ 10 रुपए का कॉपी लेके मैं मुझे मतलब एक ही कॉपी में सब लिख। पैसा बचा रहा है नहीं तुम? अरे स्कूल में कॉपी मांगते रहते हैं। अरे सबने लिख लिया T11? चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ग्रेटेस्ट, हालांकि ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं पीएनसी में ही, अभी आपको याद आएगा अगर पढ़े हो तो। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट एनसीआर को बोलते हैं। कोफिशिएंट, वो कॉफी नहीं है, कोफिशिएंट है। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब एनसीआर, जो NC0 NC1 NC2 NC3 जा रहा है, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। एनसीआर ये मैक्सिमम होता है कब? याद करो, जब n इवन हो तो r इक्वल टू n/2 पे, यानी कि NC n/2 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, याद है? और जब n ऑड हो तो r का वैल्यू एक तो n+1/2 और एक n-1/2, और मैंने बताया था ये दोनों बराबर होता है, दोनों मैक्सिमम होता है। NC n+1/2 चाहे NC n-1/2, ये दोनों मैक्सिमम होता है और दोनों का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल भी मैंने आपको वहां पे दिया था। एक बार मिडिल टर्म याद करो तुम, मिडिल टर्म याद करो। जब n, अरे ऐसे मत देखो घूर के, x + a⁴n, याद करो जब इसमें n का वैल्यू इवन होता था तो कितना मिडिल टर्म होता था? एक मिडिल टर्म, याद आ रहा है? 1 मिडिल टर्म, और उसका वैल्यू क्या होता था? t n/2 + 1। और याद करो जब n ऑड होता था, क्या होता था? n ऑड होता था तो दो मिडिल टर्म हुआ करते थे दुनिया में, एक होता था t n+1/2 और एक t n+3/2। सुनते जाना, मिडिल टर्म से इसका क्या कनेक्शन है, मैं क्यों बता रहा हूं मिडिल टर्म। एक्चुअली बात ऐसा है, जब भी हम मिडिल टर्म लिखते हैं ना तो उसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वही मैक्सिमम होता है। सर ये क्या चीज है? जैसे देखो t n/2 + 1 अगर मैं लिखता तो क्या मैं नहीं लिखता NC n/2 समथिंग समथिंग समथिंग? अरे लिखता? अरे इधर देखो ना बोर्ड पे सब, गधा हो तुम लोग। t n/2 + 1 लिखता तो क्या लिखता है? NC n/2। फर्स्ट टर्म जो भी है उसमें इंटरेस्टेड मैं नहीं हूं, x⁴ n/2 a⁴ n/2। और जरा सोचो t n+1/2 लिखता तो इसको सबसे पहले कैसे लिखता मैं? t n-1/2 + 1, देखो एक 1 अलग करना था मुझे, ऐसे करके लिखता तो इसका वैल्यू क्या लिखता मैं? NC n-1/2 इंटू x⁴ n-1/2 इंटू a⁴ n-1/2। और जब मैं t n+3/2 लिखता तो क्या लिखता इसको मैं? t n+1/2 + 1, यानी कि NC n+1/2 इंटू x⁴ n-n+1/2 इंटू a⁴ n+1/2। तो ये देखो मिडिल टर्म में ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट दिख रहा है NC n/2, यही तो था यहां पे। जब n इवन था तो मैक्सिमम कौन था? NC n/2, और एक्चुअली में NC n/2 क्या है? मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट है। और जब n ऑड होता था तो देखो ये दोनों मैक्सिमम है, और ऑड के लिए कहानी ये है, देखो इनका बाइनोमियल कोफिशिएंट देखो दिख रहा है। यानी कि कुल मिला के बात बस इतनी है कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में जो मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वही सबसे बड़ा होता है। बात समझ आई? लिख लो इसको, फिर मैं लिखा देता हूं।
तुम्हारा हेयर कौन काट दिया बे? कौन काट दिया है? ऐसा लग रहा है पापा से कटवा लिया है तुम। इतना खराब कौन काट सकता है? इससे अच्छा टकला हो जाता। ठंड में टकला होने का क्या मजा आएगा। दिमाग की नसें झंझना जाएंगी। ट्राई कर किसी दिन तू। ये साइड से काटता ना तभी लगता है, जो कपड़ा बांध रहे उसका हवा लगती जो तब पता चलता है वो दिमाग हिला दे रहा है। किसी दिन हिम्मत करके उड़ा ले। ट्रिमर लेके थोड़ा सा तो काटना है, उसके बाद मजबूरी बन जाता है। मैक्सिमम लोग अप्लाई हुआ था। हाँ मैं भी। आप पे नहीं अच्छा लग रहा था टकला, है ना? टकला अच्छा लग रहा था। गुंडे लोगों पे अच्छा लगता ही है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ तो बच्चे n माइनस एन बाई टू ही तो होता है। डायरेक्ट लिख दिया है मैंने बच्चे, सॉरी। लिख लो नीचे। इन एनी बाइनोमियल एक्सपांसन, in any binomial expansion, the binomial coefficient of middle term is the greatest coefficient. In any binomial expansion, the binomial coefficient of middle term is the greatest coefficient, greatest binomial coefficient. Binomial coefficient of middle term is the greatest binomial coefficient, is the greatest binomial coefficient. Binomial coefficient of the middle term is the greatest binomial coefficient. हो गया? एक सवाल लिखो। Find greatest binomial coefficient in the expansion of is the greatest binomial coefficient. हाँ जी, find greatest binomial coefficient in the expansion of 1 plus x power 2n plus 2. बताओ। तेरे दिल विच चुन लिया तेरे दिल दिया तू चुन हाँ जी, पावर इवन है या ऑड है? इवन है। इवन है तो क्या लिखें हम? मिडिल टर्म लिख लें सीधा। देखो जब भी ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछे ना तो मिडिल टर्म लिखने की कोशिश करो, वहां पे जो आएगा वही मैक्सिमम होगा, ये तय है। तो इवन है तो एक ही मिडिल टर्म होता है, और वो कौन सा होता है? टी एन बाई टू प्लस वन। एन के जगह पे कौन है? 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो ऐसा लगता है जैसे t क्या n प्लस 1 प्लस 1। लिखो इसका वैल्यू कितना आएगा? 2n प्लस 2 c n प्लस 1 इंटू 1 टू द पावर एनीथिंग x टू द पावर कितना? n प्लस 1। So this is your answer, 2n plus 2cn plus 1. This is the greatest binomial coefficient. बात समझ आ रही है? नहीं समझ आया तो इसमें समझ लो। अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 51 होता, आपसे बोलता मैं ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालो, निकालो जरा। फाइंड ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स पावर 51। पावर ऑड है या इवन? तो कितने मिडिल टर्म होते? 2 मिडिल टर्म। एक होता t 51 प्लस 1/2 और एक होता t 51 प्लस 3/2। तो एक होता सर t 26 और एक होता t 27।
पता? T26 लिखो जरा। T26 मतलब T25 प्लस 1, यानी कि 51C25, 1 पावर एनीथिंग, x पावर कितना 25, और T27 लिखें तो T26 प्लस 1, दैट मीन्स 51C26, x पावर 26। सही बात? तो ये दोनों कौन कौन, 51C25 एंड 51C26 दोनों ग्रेटेस्ट है। और ध्यान से देखो दोनों बराबर है क्या? बोला ही था इक्वल आएगा दोनों। जो लोग कोमा में हो वो लोग कोमा में ही रहो, तुम डिजर्व करते हो। क्योंकि अगर पीछे का नहीं रिवाइज किया होगा तो आज सब नया नया लगेगा, फिर से कैसे बराबर हो गया, कैसे टर्म लिख दिया। पांच महीने बाद रिवीजन नहीं होता है बच्चे, रिवीजन हर 15 दिन के बाद होना चाहिए। अगर हर 15 दिन में तुमने ये चीज रिवाइज नहीं किया तो ये बेकार हो जाएगा। हर 15 दिन में एक बार वापस से गुजरना चाहिए सब कुछ। चलो नेक्स्ट लिखो। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल n इंटू 21 माइनस n फैक्टोरियल। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 21 माइनस n। इसका मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा। ऐसे भी सवाल हो सकता है कि n के किस वैल्यू के लिए ये मिनिमम बनेगा। ठीक है, कैसे सोचे ये ध्यान से देखो तो फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r जैसा फील दे रहा है। फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। और एनसीआर का फॉर्मूला याद है? एनसीआर होता था फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, है कि नहीं? अब यहां पे देखो n का वैल्यू 21 है, तो अगर मैं 21cn को कंसीडर करूं, मेरे दिमाग में ख्याल आया, इसमें देखो ये टर्म आता है 21cn का फॉर्मूला क्या बनता? फैक्टोरियल 21 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 21 माइनस n, है कि नहीं? अब सोचो, अब दिमाग लगाने वाली बात है। ठीक, इसको क्या होना है, इसको क्या करना है? मिनिमम। अरे इसका क्या करना है? इसको मिनिमम। ऊपर तो कांस्टेंट है, अगर ये मिनिमम होगा मतलब ये क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर ये मिनिमम होना है तो इसको क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। अब जरा बताओ 21cn का मैक्सिमम वैल्यू 21 ऑड है या इवन है? ऑड है, तो n क्या हो सकता है? अरे इस n का वैल्यू क्या हो सकता है? या तो 21 माइनस 1/2 या फिर 21। अरे शुरू में जो लिखा था एनसीआर मैक्सिमम कब होगा, तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? देखो ना 20/2 या तो 10 या तो 11, यानी कि ये मैक्सिमम तब होगा जब n का वैल्यू या तो 10 बन जाए या तो 11 बन जाए। तो इस वैल्यू पे ये क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? फैक्टोरियल n इंटू 21 माइनस n फैक्टोरियल का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो तब होगा जब n 10 या 11 में से कुछ भी रख दो। जैसे 10 रख दिया तो फैक्टोरियल 10 और 21 माइनस 10 होता है फैक्टोरियल 11। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। 11 रख के देखो सेम ही आएगा। 11 21 माइनस 11 10 सेम ही आएगा। ये हाँ IIT का है। क्यों? इतना अचानक माथा घुमा देने वाला स्टार्टिंग में, जिससे हमें तो इतना समझ में नहीं आया, डायरेक्ट वैसे हो गए 21cn, तभी समझ में आ गया कि गारंटी है। गारंटी है। हाँ, ऐसा हमें समझ में कैसे आया किस मिनट के, ये तो कैसे लग भी नहीं रहा था हमें। तो मैंने कराया ना, इसलिए मुझे पता था तुमसे नहीं होगा। अब दोबारा ऐसा अगर कर लेगा ना। हाँ, तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि तुम सोच पा रहे, इंपॉर्टेंट ये कि तुम याद रख पा रहे कि नहीं।
नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, टू फाइंड पार्टिकुलर टर्म फ्रॉम एंड, टू फाइंड पार्टिकुलर टर्म फ्रॉम एंड. To find a particular term from end. अभी तक हम जो भी टर्म निकाल रहे हैं वो सब बिगिनिंग से निकाल रहे हैं ना. हमने बिगिनिंग लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिगिनिंग से नहीं निकाल रहे हैं, हम बिगिनिंग से ही निकाल रहे हैं. T5, T10, T20 जो भी काउंट कर रहे हैं हम कहां से कर रहे हैं, बिगिनिंग से कर रहे हैं हम. तो सवाल ऐसा भी हो सकता है कि किसी के एक्सपांशन में बोलेगा एंड से 10th टर्म निकालो, जैसे एपी में नहीं होता था एंड से 5th टर्म निकालो, एंड से, वैसे बाइनोमियल में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. आपको बोल दे कि बताओ TR+1 फ्रॉम एंड इन x सपोज प्लस माइनस y पावर n. इसके एक्सपांशन में बोल दे कि ये टर्म निकालना है, बिगिनिंग से हमको पता है NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r निकाल देंगे. बिगिनिंग से बोले तो कैसे निकालेंगे, उल्टा कर दो. हम जब TR+1 बिगिनिंग से लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r. एंड से लिखना होगा तो क्या करो, इसको उल्टा कर दो, इसको पहले ले आओ और इसको बाद में ले जाओ. नहीं समझे बात, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू TR+1 फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग किसमें, इन, इसको पहले ले आओ इसको बाद में कर लो, प्लस माइनस वाई प्लस एक्स पावर कितना n, और कितना बनेगा बिगिनिंग से वही चीज NCR प्लस माइनस वाई पावर n माइनस आर इंटू एक्स पावर कितना r. खत्म कहानी. तो जब भी बिगिनिंग एंड से कोई टर्म बोले तो ये दोनों टर्म को आपस में एक्सचेंज कर देना, सारा कहानी सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा. नहीं समझे बात, बिल्कुल साइन जैसा है वैसा ही रखना है तुमको. जैसे फॉर एग्जांपल तुमको बोलता है कि x माइनस 2i पावर 50, इसमें निकालो T25 फ्रॉम एंड, T25 फ्रॉम एंड. तो तुम क्या करोगे, T25 को लिखोगे T24 प्लस 1 इन, इसको उल्टा कर दो किसमें, माइनस 2i प्लस एक्स पावर कितना 50, और नॉर्मल जैसे लिखा करते हो लिख दो 50c 24 माइनस 2i पावर 50 माइनस 24 कितना 26 इंटू एक्स, एक्स पावर कितना 24. खत्म कहानी. बात समझ आ रही है. जब भी एंड से कोई टर्म निकालना है दोनों टर्म को आपस में क्या कर लो, एक्सचेंज कर लो, और सेम फॉर्मूला, कुछ नया चीज नहीं है. एक सवाल लिखो, in expansion of 2 to the power 1 by 3 plus 1 by 3 power 1 by 3 whole power n, T6 from beginning divided by T6 from end is equal to 1 by 6. Find n. T6 from beginning divided by T6 from end equal to 1 by 6. Then find the value of n. n का वैल्यू निकालना है, निकाल के दिखाओ. 1 by 3 पावर 1 by 3. तड़प रहे हो जमाने से मुस्कुरा.
1/3, 1/3 पावर 1/3। कितना आया? T6 फ्रॉम बिगिनिंग क्या लिखते बोलो ना? NC5 2 to the power 1/3 पावर n-5 और 1/3 पावर 1/3 पावर 5 डिवाइडेड बाई T6 फ्रॉम एंड क्या लिखते? NC5 1/3 पावर 1/3 पावर n-5 और 2 पावर 1/3 पावर 5, यही तो लिखते हैं, ये लिखते ना। एंड में क्या करना था? उल्टा कर देना था दोनों को, उसको पहले इसको बाद में, बाकी सब सेम। NC5 उड़ गए, कितना हो गया ये? देखो 2 पावर 1/3 2 इसको ऊपर ले जाओ तो 2 पावर 1/3 पावर कितना हो गया? n-5 -5 कितना? n-10 और ये हो गया 1/3 पावर 1/3 पावर कितना? 5 माइनस, अरे उसको भी नीचे ले आओ, नीचे ले आओ उसको, इधर ले आओ, इसको नीचे ले आओ तो क्या 1/3 पावर 1/3 पावर n-10 हो जाता? n-5 -5, अरे ठीक लिख रहा हूं? तो दोनों का पावर n-10 है, कॉमन कर लो तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 to the power 1/3 इंटू 3 पावर 1/3 पावर कितना? n-10 इक्वल टू 1/6। ये कितना हो गया भाई? 6 पावर 1/3, 6 पावर 1/3 पावर n-10 इक्वल टू 1/6 कितना? सेवन आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 6 to the power n-10/3 लिख सकते हैं, और इसको क्या 6 पावर -1 लिख सकते हैं? बेस कॉमन है तो पावर इक्वेट कर दें, n-10/3 इक्वल टू -1, n का वैल्यू कितना? -3 + 10, 7 आ रहा है क्या? दिस इज आंसर। कुछ लोग तो कैलकुलेशन देख के ही कोमा में है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? सीबीटी चाहिए। ये लो x + y पावर n अगर ऐसा दिया रहे और तुमको दे tr+1 फ्रॉम बिगिनिंग और tr+1 फ्रॉम एंड, इसका रेशियो, तो तुम यूज करना x/y पावर n-2r। लो खुश रहो। इस चैप्टर में मैंने बोला ना, दुनिया भर का सीबीटी बना के रखा है मैंने। अब बोला कि सर यूज करके भी दिखा दो, अब इतना लिख दिया तो। सर वो सेकंड स्टेप है, वो 1/3 to the power 1/3 उसको हमने नीचे ले आया। हाँ, ऊपर वाले को नीचे लाया। n-5 इसका पावर था, उसका पावर 5 था, तो नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो गया पावर, है ना? ऐसा होता है क्या? होता होगा शायद, who knows। हाँ जी, इसको यूज करते हैं। चलो, उसमें T6 दिया था ना, तो R का वैल्यू कितना हो गया? 5। X फर्स्ट टर्म है, Y सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म कितना था? 2 to the power 1/3 डिवाइडेड बाई सेकंड टर्म Y कितना था? 1/3 पावर 1/3
होल पावर n माइनस 2r, r का वैल्यू क्या 5 हो गया, इक्वल टू कितना गिवन था 1/6। देखो डायरेक्ट वहां पहुंच गए, देख रहे हो उस वाले स्टेप में आंसर दिख रहा है, वही आएगा। इसमें फील आया, अरे हरामी हमेशा आसान चीज में ही फील आएगा तुमको। चलो हेडिंग लगाओ, टू फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली जो सबसे बड़ा है वो टर्म फाइंड करना है हमें। लिख लिया सब। देखो कभी भी अगर कोई एक्सपांशन दे दे x प्लस ए पावर n, तो बोलता है कि इसके एक्सपांस x और a का कुछ वैल्यू दे देगा आपको, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू पे बोलेगा कि बताओ ये कहाँ पे ग्रेटेस्ट होगा। तो बाइनोमियल में हमेशा याद रखना टर्म्स मिनिमम से शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, पिक पे पहुंचता है, पिक पे पहुंचने के बाद फिर से डिक्रीज होता है, क्योंकि मिडिल टर्म में हमने दिखाया ना ग्रेटेस्ट होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, तो इंक्रीज करता है, पिक पे जाता है और फिर डिक्रीज करता है। तो किसी भी टर्म को अगर हमको ग्रेटेस्ट बनाना है न्यूमेरिकली, तो कंडीशन ये होता है, अगर कोई बोलता है कि इफ tr+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, तो कॉन्सेप्ट जो लगाया जाता है वो ये कि tr+1 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन tr होना चाहिए, और साथ में tr+1 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर होना चाहिए tr+2 से। यानी कि कोई पार्टिकुलर टर्म अगर सबसे बड़ा है तो इसको अपने राइट वाले से भी बड़ा होना पड़ेगा और अपने लेफ्ट वाले से भी बड़ा होना पड़ेगा, तभी वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है ना, दोनों से, क्योंकि ये इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है कहानी, तो लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा हो गया मतलब वो सबसे बड़ा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, चलो छोड़ो हटाओ, यही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। करना क्या है तुमको, वो करना है। सबसे पहले तुमको निकालना है फाइंड आर। क्या निकालना है, और आर निकालने के लिए क्या यूज करना है, लेस इक्वल n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म। इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकेंड टर्म बोल दो, ये यूज करना है आपको। यहां से दो सिचुएशंस क्रिएट होते हैं बच्चों। एक होता है कि आर का वैल्यू सपोज लेस इक्वल ऐसे आ जाए 5.67, ऐसा कुछ आ गया। अगर ऐसा कुछ आया तो आर का वैल्यू तुमको क्या लेना है 5, और उस कंडीशन में tr+1 यानी कि t5+1 यानी कि t6 जो होगा वो सबसे बड़ा टर्म होगा। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि आर का वैल्यू कोई इंटीजर आ गया सीधा लेस इक्वल 5, तो उस कंडीशन में दो वैल्यू, एक तो 5b और एक 4b, वही फंडा आता है, दो ग्रेटेस्ट टर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो जब r का वैल्यू रखोगे tr+1 में तो दो टर्म मिलेगा, कौन कौन, एक t6 और एक t5, और ये दोनों का दोनों ग्रेटेस्ट होगा और दोनों का वैल्यू बराबर होगा। 2 मिनट रुको, इसको लिख लो चलो। ऐसे क्या देख रहा है, टीबी है। टीबी बहुत खराब बीमारी है, कोई मरता ही नहीं, कोई मरता ही नहीं है साला आजकल, औकात ही नहीं है इस बीमारी का। अच्छे अच्छे लोगों को मारा टीबी ने, अब कोई पत्ता ही नहीं देता है। टीबी n+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई सेकेंड टर्म। मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ बच्चे। क्या जब बहुत छोटा था ना, एडिक्शन ऑफ टीबी को वो देखने का, मैं उसको टीबी बीमारी सोचता था। उसके बाद में पता चला कि नहीं, ये कुछ अलग जान, ये टीबी कुछ और है, वो टीबी कुछ और है ना। कितना कंफ्यूजन है दुनिया में। टीबी भी दुनिया तक 50 तरह के होने लगे हैं आजकल। स्मार्ट टीवी है कि एलईडी टीवी है कि सीआरटी टीवी है कि बीमारी वाला टीवी है।
पहले आता था CRT टीवी, बड़ा बड़ा टीवी, अच्छा पहले तो बहुत छोटा वाला था ना, एक जो पॉकेट साइज बोल सकते इतना बड़ा। हैं। उसमें भी लोग दिन भर लगा देते थे अपना। मेरे गांव में था एक मतलब, तो गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, तो जिसके घर में था उसके घर में पूरा भीड़ रहता था ना। ऐसे ही होता था। मैं वही इतना छोटा टीवी के लिए इतना मारपीट, इतना मतलब पैसा खर्च। हाँ जी, सवाल लिखो। इन 1 + x होल क्यूब फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म एट x = 2। फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म एट x = 2। देखो, हमें निकालना है r लेस इक्वल n + 1, n का वैल्यू 3 है, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म इज x, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो यहां पे रख दिया 2 x के जगह पे। देखो कितना आ रहा है, r लेस इक्वल 4 डिवाइडेड बाई 1 + 1/2 कितना होता है 3/2, तो 3 नीचे 2 ऊपर, तो देखो r लेस इक्वल आ रहा है 8/3, दिख रहा है 8/3 मतलब 2.6 ऐसा कुछ। तो अगर ऐसा कुछ आए तो r कितना होगा 2 होगा। क्या होगा r 2, और जो tr+1 यानी कि t2 + 1 होगा दैट इज द ग्रेटेस्ट टर्म, यानी कि थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे बताओ, कैसे लिखेंगे थर्ड टर्म 3c2 इंटू 1 पावर कुछ भी x पावर कितना 2, तो x का वैल्यू कितना था 2, 2 पावर 2, 3c2 क्या 3 होता है 3c2 चाहे 3c1 3 के बराबर, 3 इंटू 4 कितना 12। हाँ x गिवन है। अरे इसी सवाल में अगर x का वैल्यू 1 हो जाए, तुमको सवाल बोल दे कि एट x = 1 बताओ, कहानी बदल जाएगा इसका। देखो चेक करते हैं, अगर x 1 हो गया तो r क्या लिखता मैं लेस इक्वल 3 + 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ फर्स्ट टर्म 1, और x का वैल्यू कितना 1, r लेस इक्वल कितना आ गया 4/2 2, और मैंने बताया जब r लेस इक्वल 2 तो r का वैल्यू 1 भी होगा और 2 भी होगा। चेक करके देखो, एक बार निकाला t1 + 1 कितना आता 3c1, अरे t2 लिख रहा हूं मैं 3c1, x पावर 1 पावर एनीथिंग, x पावर x का वैल्यू भी 1 ही था, तो 1 पावर 1 कितना आता 3 आता, और t3 निकाल के देखो जरा t2 + 1 यानी कि 3c2 1 पावर एनीथिंग 1 पावर 2 कितना आ रहा है 3। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, ये दोनों ग्रेटेस्ट है। तो ये x के वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो तुमको बस यही चेक करना है r निकालने के बाद अगर प्योर इंटीजर आ रहा है तो एक ये लोगे और एक इससे छोटा वाला, तो उस कंडीशन में 2 ग्रेटेस्ट टर्म मिलेंगे, ये दोनों ग्रेटेस्ट और इक्वल। और अगर r का वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन आया तो r का एक ही वैल्यू लेना है उसके क्लोज वाला इंटीजर, और ये जो होगा t3 दिस इज द ग्रेटेस्ट। तो कभी एक कभी दो। वन + 1/√3 पावर 20 फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म। लाख दुनिया कहे तुम नहीं हो, कभी यार कभी पार लगती रही नजर। हाँ भाइयों बोलो, r लेस इक्वल लिखा, कोरोना कोरोना कोरोना। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना।
हाँ जी, आर लेस इक्वल 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई √3, यानी कि आर लेस इक्वल 21 डिवाइडेड बाई क्या √3 प्लस 1, √3 का वैल्यू 1.73 प्लस 1 2.73, 21 डिवाइड बाई 2.73, 21 डिवाइडेड बाई 2.73 अप्रोक्सीमेटली बताओ यार। 3 होता तो 7 हो जाता, 6 पॉइंट समथिंग आएगा आई थिंक, है ना। 3 होता तो 7 हो जाता, तो 3 से कम है, 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए कि 7 पॉइंट समथिंग। 7 कर लो भाई, बता दो कितना आएगा। 7 पॉइंट समथिंग आएगा क्या? अगर 3 होता तो 7 आता, 3 से कम है, हाँ तो 7 से ज़्यादा आएगा। चलो 7 पॉइंट कितना, 7.6 चल मान लेते हैं, तेरा ही बात, हमें उससे मतलब नहीं है। आर का वैल्यू तो 7 ही होगा, आर का वैल्यू 7 मतलब T8 विल बी ग्रेटेस्ट, T7 प्लस 1, और इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों 20C7 1 पावर एनीथिंग 1 बाई √3 पावर 7। दिस इज द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इन दिस एक्सपांशन। ठीक है क्या? तुमको दिख नहीं रहा? क्या क्या हो रहा है? नीचे रेड। चलो हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि जो NCR है वही CR है और वही ब्रैकेट में NR है। ये तीनों देख के कृपया कंफ्यूज ना हो, तीनों एक ही चीजें हैं। अगर कहीं NCR लिखा है तो बढ़िया, अगर कहीं CR लिखा है तो N साइलेंट है, उसके पीछे N छुपा हुआ है, ठीक। और कहीं ब्रैकेट में ऐसे N और R ऊपर नीचे दे दे तब भी समझ लेना बीच में C गायब है, ये NCR ही है। सबसे पहले मैं बात करता हूं समेशन प्रॉपर्टीज की। समेशन प्रॉपर्टी, थोड़ी देर के लिए सब लोग बोर्ड पे देखो, थोड़ी देर के लिए। 1 प्लस एक्स पावर n, एक्सपांशन याद है सबको? 1 प्लस एक्स पावर n याद है ना? NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक NCn x टू द पावर, याद है सबको? इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो C0 प्लस C1x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 Cn x टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस x पावर n। कोई दिक्कत? NCR को CR लिख सकते हैं, ये n बता रहा है कि n छुपा हुआ है हर जगह, ठीक है। इसमें मैंने x के जगह 1 पुट किया, क्या पुट किया? x के जगह पे 1, जहां भी x है वहां 1 रख दूं, क्या मिलेगा? C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn, और RHS में देखो 1 प्लस 1 कितना? 2 पावर n। याद है? ये चीज पहले भी लिखाया था मैंने, NC0 से लेके NCn तक का सम 2 टू द पावर n। नहीं याद आ रहा है? अरे PNC में लिखाया था ना ये वाला NC0। अब ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, देखे ऐसे मत देखो। NCn इक्वल टू कितना? 2 टू द पावर n। तो पहला फॉर्मूला ये जो आपको पहले से पता है, मैंने बोला था इसका प्रूफ दूंगा बाइनोमियल में, देखो आगे आज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ NCR, R का वैल्यू 0 से लेके n तक, वैल्यू कितना होता है? 2 टू द पावर n तक, ठीक है। आ जाओ, जहां x इक्वल टू 1 रखा था वहां पे रख देता हूं x के जगह -1। क्या रख देता हूं? -1 इसी वाले इक्वेशन में।
x की जगह -1 रखूं तो देखो तुमको फील आएगा C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 दिख रहा है, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन। और RHS में देखो 0 दिख रहा है। अरे यहाँ -1 रखूं तो 1 - 1 कितना 0। तो एक और ध्यान देने वाली बात कि NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 अगर अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन आए तो वैल्यू कितना हो जाता है इसका 0 हो जाता है। ठीक है, अब इस 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर दिया, 1 और 2 को क्या कर दिया ऐड कर दिया, क्या होगा कौन शहीद हो जाएगा, ऑड वाला सब गया। तो क्या 2 टाइम्स मेरे पास बचता कौन C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस डॉट डॉट डॉट। RHS में क्या बचता 2 टू द पावर n प्लस 0, और 2 से अगर इसको डिवाइड कर दूं तो दिखा तुमको C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस डॉट 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 इक्वल टू कितना 2 टू द पावर, याद है ये भी लिखाया था इवन वाला, याद करो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट डॉट, वैल्यू क्या था 2 टू द पावर। अरे याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो अभी देख लो, ये होता है कहानी। ये किसके लिए? हाँ ये वाला किसके लिए? ये वाला मेरे लिए, ये वाला तुम्हारे लिए। अरे गधे दोनों सेम ही है। नहीं, इवेंट के लिए। इवेंट तुझे क्या दिख रहा है नीचे, इवन दिख रहा है कि ऑड दिख रहा है, इवन दिख रहा है ना, तो इवन कॉफिशिएंट्स का सम है ये, जब नीचे आर इवन होता है। मतलब सर 2-2 बार क्यों लिख रहे हो, ऐसे ही ताकि तुम बाद में ये मत बोलो कि सर ये तो लिखाया था ये नहीं लिखाया था आपने। चलो 1 में से 2 को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो इस बार कौन कैंसिल हो जाएगा, इवन वाला कोएफिशिएंट गया, यानी कि ये 0 G2 वाला। तो क्या मेरे पास 2 टाइम्स C1 प्लस C3 ऐसा कुछ आ जाता, डॉट डॉट डॉट, और RHS में क्या 2 टू द पावर n ही रहता, 2 टू द पावर n माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0। तो यहां से देखो तो C1 प्लस C3 प्लस C5 ये भी लिखाया था मैंने, क्या ये भी 2 टू द पावर n माइनस 1। और अगर ऐसे नाद पसंद हो तो ऐसे देख लो NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डॉट 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 इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। बात समझ आ रही है, लिखो छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी। कभी न चल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए। तो यहाँ से 3 बातें पता लगी, C0 से Cn तक का टोटल सम होता है 2 टू द पावर n, C0 से Cn तक का टोटल सम विथ अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन 0, सिर्फ इवन या सिर्फ ऑड 2 टू द पावर n माइनस 1। तुलसी बोरो की खबर, एक वो लड़की नहीं आई आज क्लास करने यार, नया नया ज्वाइन की थी, क्या नाम था इसका, खम्बीना मुसारी, खम्बीना, खम्बीना है क्या ऑनलाइन, नहीं है, लगता है इसको 2 दिन में मैथ से डर लग गया। हो गया,
मुझको भावे। आज बाइनोमियल का थर्ड लेक्चर है, फोर्थ है ना? एक दो लेक्चर और लगेगा अभी। इसके बाद कॉम्प्लेक्स, उसके बाद टाटा बाय बाय। वो कितना कॉम्प्लेक्स है सर? जिसका नाम ही कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स होगा ही। इससे ज़्यादा है, इससे कम? ये तो आसान चैप्टर है। ये सर आसान तब तक है जब तक सीबीटी है। ये आसान नहीं है चैप्टर भाई, बहुत आसान चैप्टर है ये। तब तक जब तक सीबीटी है। कॉफिशिएंट एक ही तो फॉर्मूला है, NC0 NC1 NC2 NCR वहाँ तक जा रहा है, उसके बाद सब TR+1 पे कहानी चल रहा है, और कुछ नया इसमें थोड़ी पढ़ा है मैंने। नया जो पढ़ा है मैंने अपनी मर्जी से पढ़ा, बना बना के पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको। ये भी ले लो, वो भी ले लो। चैप्टर तुम्हारा पहले क्लास में खत्म हो गया था, फर्स्ट क्लास ओवर था चैप्टर। चलो एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं पहले, थर्ड, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, या फिर बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, ऐसे लिख लेना तुम। चलो जी बोर्ड पे ध्यान दो, 5 मिनट और। देखो यही चीज है, यही फॉर्मूला है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं? सबको डिफरेंशिएशन आता है, तो मैंने इसको कर दिया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। C0 का डिफरेंशिएशन, इतना क्या दिमाग लगा रहे हो भाई, x है ही नहीं तो जीरो हो जाएगा। C0 का डिफरेंशिएशन, बाप रे क्या पूछ दिया मैंने, ये हो गया जीरो। C1x का C1, C2x² का 2C2x, अगला वाला आता 3C3x², ऐसे चलते रहता। ठीक, RHS में इसका डिफरेंशिएशन n इंटू 1 प्लस x पावर n माइनस, इतना तो आता है सबको, बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन है ये। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में मैंने पुट किया x के जगह पे 1, वही पुराना काम। क्या मिलता बताओ, C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 प्लस डॉट डॉट डॉट, RHS में क्या मिलता n, और ये देखो 2 हो जाता, n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, इक्वेशन नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको लिखते कैसे हैं, 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट, वैल्यू इज n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, IIT में 2-3 बार पूछा हुआ है ये। अगर समेशन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम इसको, समेशन ऑफ r इंटू NCR, r इंटू NCR। r का वैल्यू कहां से, 0 से लेके, अरे 0 से लगा लो, 0 से लेके n तक, वैल्यू होता है n इंटू 2 टू द पावर। 0 से क्यों लगाया, समझ में आया? अरे 0 से लगाने से अच्छा लगता है, क्योंकि 0 वाला तो वैसे भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग हो तो 0 ही हो जाएगा, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कहानी सुनते जाओ। हमने पुट किया x के जगह पे -1, क्या पुट किया बताओ क्या मिलता, -1 रखा। क्या C1 माइनस 2C2 प्लस 3C3 माइनस 4C4 प्लस डॉट डॉट, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, RHS में बताओ 1 माइनस 1 कितना, 0। इक्वेशन नंबर, यहां भी सेम कहानी देखो, जब जैसे ही अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन आया वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 1 इंटू NC1 माइनस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3 माइनस डॉट डॉट डॉट, वैल्यू कितना, 0। अब चलिए 1 और 2 को कर दो ऐड, करो 1 प्लस 2 ऐड कर दिया, कौन कैंसिल हो जाता, क्या C2 C4 वाला टर्म जाता, मेरे पास आता 2 टाइम्स, कौन, C1 प्लस 3 इंटू C3 प्लस 5 इंटू, दिख रहा है सबको, RHS में क्या मिलता, दिस प्लस 0, कोई फर्क पड़ता, n इंटू 2 टू द पावर, अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे मिल गया, C1 प्लस 3C3 प्लस 5C5 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना, n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2, सबको दिख रहा है। और अगर दोनों को कर दूं सब्ट्रैक्ट, क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट, बताओ कौन कैंसल इस बार,
C1 C3 वाला टर्म गया, तो मेरे पास बचता 2 टाइम्स कौन 2 इंटू C2 प्लस 4 इंटू C4 प्लस 6 इंटू C6 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या RHS में फिर से वही n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, और अगर 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 इंटू C2 प्लस 4 इंटू C4 प्लस डॉट 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 कितना n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2। बात सबको समझ में आ रही है? नोट करें। जो लोग वीडियो से पढ़ रहे हैं वीडियो पॉज करें और नोट करें, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। मतलब ये बात के लिए बोला मैंने, समझा?